तो दोस्तों पिछले एपिसोड के अंत में पता चल चुका था कि टैंग वुलिन एक सेंट क्राफ्ट्समैन है। अब आगे देखेंगे। जब टैंग वुलिन ने बड़ी सहजता से कहा कि वो अभी सोल फॉर्जिंग कर सकता है, तो दोनों औरतें कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गईं। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने अचानक आसमान से बिजली गिरा दी हो। टैंग वुलिन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, मगर घमंड की हल्की सी भी झलक नहीं। प्रैक्टिस इज द सोल क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ, उसने आराम से कहा। मैम, आप चाहें तो मेरे लिए और कस्टमर्स रिकमेंड कर सकती हैं। दूसरा तरीका 1,000 मेरिट पॉइंट्स, तीसरा तरीका 5,000 मेरिट पॉइंट्स। सुनने में बहुत महंगा लगता था, लेकिन अगर ब्लैक स्मिथ सच में सेंट क्राफ्ट्समैन हो तो यह कीमत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी, बल्कि सस्ती थी। लूनी अपनी हथेली में पकड़े गन बैरल को घूरती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने अभी कुछ देर पहले उसके हथियार को फोर्ज किया, वो एक सेंट क्राफ्ट्समैन निकला। सेंट क्राफ्ट्समैन का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो रेड मेचा के लिए बेस मेटल फोर्ज कर सके। वो इंसान जो 3 शब्दों वाले बैटल आर्मर की प्री प्रोडक्शन पूरा कर सके। पूरा फॉर्जिंग वर्ल्ड उसकी तरफ सिर झुकाता है। पूरे डुलवो कॉन्टिनेंट में उनकी हैसियत आसमान छूती है। डिवाइन क्राफ्ट्समैन तो पूरे महाद्वीप में सिर्फ एक ही है, और उसके सामने खड़ा ये नौजवान, जो मुश्किल से 20 साल का होगा, पहले से ही रैंक 7 सेंट क्राफ्ट्समैन है। कौन कह सकता है कि वो अगला डिवाइन क्राफ्ट्समैन नहीं बनेगा? लॉन्ग यक्षु का खूबसूरत शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। वो टैंगुलिन के चेहरे पर टिकी रही। उसकी नजरें बदल चुकी थीं। पहले जो सिर्फ जिज्ञासा थी, अब उसमें सम्मान और कुछ और भी था। लूनी ने गहरी सांस ली। उसने गन बैरल को बेहद सावधानी से समेटा, फिर अपने ब्लड गॉड ब्रेसलेट पर कुछ बटन दबाए। आपका बहुत धन्यवाद, कृपया ये मेरिट पॉइंट्स स्वीकार कीजिए। टैंग वुलिन तुरंत बोला, मैम, मैंने कहा था ये फ्री है। लूनी ने सिर हिलाया। नहीं, इतनी कीमती चीज मुफ्त में लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और भविष्य में जब भी मुझे आपकी फॉर्जिंग स्किल्स की जरूरत पड़े तो आप मेरी रिक्वेस्ट को प्राथमिकता देंगे। मास्टर टैंग, पहले जो मैं थोड़ी रूखी थी उसके लिए माफ कीजिए, और मुझे माम मत कहिए। टैंग वुलिन ने बिना झिझक मेरिट पॉइंट्स स्वीकार कर लिए। 100 नहीं, पूरे 500 मेरिट पॉइंट्स ट्रांसफर हुए थे। सच कहें तो गन बैरल की जो एलिवेशन हुई थी, उसके लिए 500 बिल्कुल ज्यादा नहीं थे। लॉन्ग युक्षु ने लूनी को, जो अभी भी रुकना चाहती थी, लगभग धकेलते हुए बाहर भेजा। फिर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ वो और टैंग वुलिन थे। उसकी नजरें जलती हुई थीं। टैंग वुलिन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। मैम, क्या हुआ? लॉन्ग युक्षु की आवाज अचानक गुस्से से भर गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? टैंग वुलिन चौंक गया। अगर मैं कहता कि मैं सेंट क्राफ्ट्समैन हूं, तो क्या आप यकीन करती? नहीं, उसने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। मगर वो अलग बात है। मानना या ना मानना मेरी बात है। तुमने बताया ही नहीं, ये गलत है। टेंग वुलिन ने तुरंत हथियार डाल दिए। ठीक है, मेरी गलती। वो अच्छी तरह जानता था औरतों से बहस करना समझदारी नहीं। लॉन्ग युक शुए अचानक खिलखिला पड़ी। उसकी आंखें नरम हो गईं। मुझे तुम्हारी वजह से फायदा हुआ है, तो क्या मैं अपना कमीशन थोड़ा कम कर दूं? सेंट क्राफ्ट्समैन के साथ फॉर्जिंग वर्कशॉप खोलना, ये तो सपने जैसा था। वो दिमाग में भविष्य का मुनाफा गिनने लगी। हाँ हाँ, कितना कम करोगी? टैंग वुलिन ने तुरंत हामी भर दी, हालांकि दिल के किसी कोने में उसे अपने कम होते प्रॉफिट का दर्द चुभ रहा था। तुम्हारी ये इच्छा। लॉन्ग युक्शुए हंस पड़ी। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए बोली, लिल टैंग, और मेहनत करो। टैंग वुलिन बड़बड़ाया। ये औरत सच में। दूसरी तरफ लॉन्ग युक्शुए लगभग दौड़ते हुए ऑपरेशंस हेडक्वार्टर्स पहुंची। सीक्रेट सर्विस की डेप्यूटी कमिश्नर होने के कारण उसे अंदर जाने में कोई रोकटोक नहीं थी। लॉन्ग युक्शु रिपोर्टिंग, उसने दरवाजे की घंटी बजाते हुए ऊंची आवाज में कहा। अंदर से गहरी आवाज आई, अंदर आओ। कमरे में प्रवेश करते ही उसने उत्साह से कहा, फादर, मुझे आपसे कुछ कहना है। लॉन्ग टियन वू का चेहरा सख्त हो गया। ड्यूटी टाइम है, मुझे सर कहो। वो थोड़ा हैरान भी था। उसकी शांत और ठंडी स्वभाव वाली बेटी आज इतनी उत्साहित कैसे? लॉन्ग यक्षु का चेहरा उतर गया। अगर सुनना नहीं है तो रहने दीजिए, बाद में पछताना मत। लॉन्ग टियनफू कुछ पल चुप रहा, फिर हंस पड़ा। अरे मेरी छोटी बच्ची, क्या बात है, जल्दी बताओ। लॉन्ग युक्षुई ने मुंह फुलाया। अब नहीं बताऊंगी, मैं जा रही हूं सर। वो मुड़ी ही थी कि लॉन्ग टियनवू खड़ा हो गया। ठीक है ठीक है, यहां कोई बाहरी नहीं है। फादर थोड़ा सख्त हो गया था, माफ करना। अब लॉन्ग युक्षुई मुस्कुराई। फादर, हमारे पास खजाना है। लॉन्ग टियनवू ने भौहें सिकोड़ी। वो टैंगुलिन है। उसमें क्या नया है? वो तो तुम्हारे साथ स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। क्या नया पता चला? लॉन्ग यक्षु ने गर्व से कहा। आप जानते हैं वो ब्लैकस्मिथ भी है।
बैटल आर्मर मास्टर बनने की चाह रखने वाले सोल मास्टर्स कोई ना कोई संबंधित स्किल सीखते ही हैं। इसमें नया क्या है? फॉर्जिंग चुनने वाले कम होते हैं, बस। तो आप जानते हैं उसकी रैंक क्या है? लॉन्ग टियनवू ने बेटी के चेहरे को गौर से देखा। लगता है उसकी फॉर्जिंग लेवल अच्छी है। क्या वो रैंक 5 है? स्पिरिट फोर्जिंग कर सकता है? उसकी उम्र में तो ये भी बड़ी बात है। लॉन्ग युक्शु ने होंठ फुलाए। क्या आपकी बेटी इतनी आसानी से इंप्रेस हो जाती है? स्पिरिट फोर्जिंग मेरे लिए क्या चीज है? लॉन्ग तियानवू मुस्कुराया, फिर अचानक रुक गया। रुको, तुम्हारा मतलब? लॉन्ग युक्शु खिलखिलाई। हाँ, वो सिर्फ स्पिरिट फॉर्जिंग नहीं, सोल फॉर्जिंग कर सकता है। वो रैंक 7 सेंट क्राफ्ट्समैन है। फॉर्जिंग वर्ल्ड के इतिहास का सबसे कम उम्र का रैंक 7 सेंट क्राफ्ट्समैन। लॉन्ग टियनवू ने गहरी ठंडी सांस ली, मगर वो खुश नहीं हुआ। उल्टा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ फादर? ये तो अच्छी खबर है। लॉन्ग टियनवू ने धीरे से कहा, अगर कोई और होता तो मैं बहुत खुश होता। ये ब्लड गॉड आर्मी के लिए वरदान होता, मगर टैंग वुलिन अलग है। अलग? उसकी लड़ने की क्षमता बेहद ताकतवर है, उसका ब्लड लाइन असाधारण है। अब वो रैंक 7 सेंट क्राफ्ट्समैन भी है। सोचो, ऐसा नौजवान कहां तैयार होता है? उसे टैंक सेक्ट ने भेजा है। टैंक सेक्ट इतना प्रतिभाशाली इंसान तैयार नहीं कर सकता। वो स्वर्ग का लाडला है। भविष्य में वो पूरे महाद्वीप पर छा जाएगा। और वो दिखने में भी अच्छा है, लेकिन उसने गहरी नजरों से बेटी को देखा। उससे दूर रहना। फादर बस चाहता है कि तुम सुरक्षित रहो। लॉन्ग युक्षु उलझ गई। मैं समझी नहीं। लॉन्ग टियनवू की आवाज भारी हो गई। मैंने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली है। टैंग वुलिन वर्तमान श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का लीडर है, श्रेक एकेडमी से। ये सुनते ही लॉन्ग यक्षु का शरीर कांप उठा। बचपन से उसने श्रेक एकेडमी और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनी थी। वो नौजवान जो उसे माम कहता था, जो हर चीज सीखने को उत्सुक रहता था, वो एक श्रेक 7 मॉन्स्टर है। श्रेक सिटी तबाह हो चुका है। श्रेक एकेडमी गिर चुकी है। एक वर्तमान श्रेक 7 मॉन्स्टर होने के नाते उसका कर्तव्य है एकेडमी को फिर से खड़ा करना। टैंग सेक्ट के दुलो हॉल के हॉल मास्टर ने उसे यहां दो मकसद से भेजा है। एक, उसे और मजबूत बनाना। दूसरा, उसे आर्मी में सुरक्षित एनलिस्ट कराना। लॉन्ग टियनवू की आवाज और ठंडी हो गई। श्रेक नष्ट हो चुका है। उसके दुश्मन उसके छात्रों का शिकार करना चाहते हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं सही मौके का, सुनहरे मौके का। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लॉन्ग युक्षुओ के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब टैंग वुलिन सिर्फ एक प्रतिभाशाली युवक नहीं था, वो एक तूफान था जो आने वाले समय में पूरे महाद्वीप को हिला देगा। श्रेक अकेडमी के पुराने सदस्य कभी भी उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन महाद्वीप की बड़ी बड़ी शक्तियां ये बिल्कुल नहीं चाहती कि श्रेक फिर से उठ खड़ा हो। तुम अंदाजा लगा सकती हो भविष्य में उसे कितना दबाव झेलना पड़ेगा। ऐसा इंसान सामान्य जीवन के लिए बना ही नहीं होता। हर पल खतरा उसके सिर पर मंडराता रहेगा। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूं? लॉन्ग युक्षु ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन हमारी ब्लड गॉड आर्मी तो काफी स्वतंत्र है। यहां कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। लॉन्ग ट्यानवू ने माथे पर हाथ मार लिया। पगली लड़की, वो एक दिन चला जाएगा। वो हमेशा के लिए ब्लड गॉड आर्मी में नहीं रहेगा। ये शब्द लॉन्ग युशुए के दिल में तीर की तरह लगे। वो चला जाएगा? उसने हमेशा सोचा था कि सबसे महान सैनिक यहीं रहते हैं, यहीं अपनी विरासत छोड़ते हैं। वो यहीं पली बड़ी थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो खुद कभी यहां से जाएगी। लेकिन टांग वू लिन, वो अलग था। उसके अंदर एक अजीब सी कसक उठी। बिना कुछ कहे वो अचानक मुड़ी और भाग गई। मैं उससे पूछूंगी। लॉन्ग डियनवू ने गहरी सांस ली। लगता था उसकी बेटी सच में उस लड़के को पसंद करने लगी है। अच्छा हुआ कि उसे पहले ही एहसास हो गया। वो बस यही चाहता था कि यक्षु सुरक्षित रहे। उसने अपनी मेज पर रखा कम्युनिकेटर दबाया। जनरल, मेरे आदेश जारी करो। आज से सप्लीमेंट्री प्रोफेशन से कमाए गए हर मेरिट पॉइंट का एक्सचेंज रेट 120% होगा। लेकिन उन्हें प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। केवल युद्ध में कमाए गए मेरिट पॉइंट से ही मिलिट्री रैंक बढ़ेगी। जी सर। सेंट क्राफ्ट्समैन स्तर का ब्लैक स्मिथ मेरिट पॉइंट्स बहुत आसानी से कमा सकता था। वो टैंग वुलीन को इतनी जल्दी ऊंचे पद पर नहीं पहुंचने दे सकता था। ये ब्लड गॉड आर्मी के लिए अच्छा नहीं होता। उधर टैंग वुलीन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लॉन्ग यक्षु की एक पल की उत्सुकता ने उसके प्रमोशन के सपने पर पानी फेर दिया है। पहले दिन लूनी के जाने के बाद उसे उम्मीद थी कि ग्राहक टूट पड़ेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोपहर ढलने के बाद लूनी दो महिला अधिकारियों को लेकर आई, एक मेजर और एक कर्नल। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, बस कीमत पूछी और 1000 रिफाइंड पार्ट्स फॉर्ज करवाने की रिक्वेस्ट रख दी। टैंग उलीन ने फिर से अपना कमाल दिखाया।
बेहद कम समय में उनकी आंखों के सामने उसने उच्च गुणवत्ता की फॉर्जिंग पूरी कर दी। मेरिट पॉइंट्स देकर वे चली गई। उसके बाद पूरा दिन कोई और ग्राहक नहीं आया। शाम तक लॉन्ग यक्षु भी नहीं आई। टेंगुलिन अपने क्वार्टर लौटते वक्त उलझन में था। इतनी ऊंची फॉर्जिंग स्किल्स होने के बावजूद ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? क्या कुछ गड़बड़ है? अगले दिन सच्चाई सामने आई। लू नी ने खबर फैलने ही नहीं दी थी। सेंट क्राफ्ट्समैन की कीमत हर कोई जानता है, लेकिन हर इंसान थोड़ा स्वार्थी होता है। पहले दिन स्पिरिट फॉर्जिंग के नाम पर उन्होंने उसकी परीक्षा ली। फिर रात भर अपनी जरूरत की सारी चीजें तैयार की, ताकि जब तक टेंगवुलिन मशहूर न हो जाए, वो पहले ही सारा काम उससे करवा ले। सुबह सुबह लूनी 5 महिला अधिकारियों को लेकर आ गई। काम का ढेर देखकर खुद तेंगवुलिन भी चौंक गया। 3 महिलाओं ने तो पूरा बैटल आर्मर का सेट तैयार करवाने के लिए स्पिरिट फोर्ज्ड मेटल्स लाए थे। पेमेंट के लिए उन्होंने रात भर मेरिट पॉइंट्स उधार लिए थे। ये बहुत बड़ा कमीशन था। टेंगवुलिन ने पूछा, आप सब प्योर स्पिरिट फॉर्जिंग चाहती हैं या अलॉय मिलाकर फ्यूज फॉर्जिंग? सेंट क्राफ्ट्समैन होने के नाते वो केवल स्पिरिट फॉर्जिंग तक सीमित नहीं था। वो अलग अलग धातुओं को फ्यूज करके सोल फॉर्जिंग तक कर सकता था। 2 महिलाओं ने 2 तरह की धातुओं का फ्यूजन चुना। एक अमीर अधिकारी ने तो 3 धातुओं का फ्यूजन चुना। कुछ ही घंटों में टैंगवुलिन के पास 1 लाख से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स जमा हो गए। वो सोच रहा था, इतने पॉइंट्स से तो तुरंत मेजर बन सकता हूं। लेकिन दोपहर में मिलिट्री सप्लाईज डिपार्टमेंट का अधिकारी आया। उसने घोषणा की, आज से बैटल के बाहर कमाए गए मेरिट पॉइंट से मिलिट्री रैंक नहीं बढ़ेगी। ये सुनते ही टैंग वुलिन के दिल पर जैसे चोट लगी। स्पष्ट था, यह फैसला उसी के लिए था। वो समझता था कि सेना नहीं चाहती कि वो फॉर्जिंग के सहारे तेजी से ऊपर चढ़े, लेकिन फिर भी यह भारी झटका था। कुछ देर बाद उसने अपने फॉर्जिंग वर्कशॉप के बाहर नया बोर्ड टांग दिया, सोल फॉर्जिंग से नीचे का काम स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी समय लॉन्ग योक्शुई आई। बोर्ड देखकर वो चौंक गई। ये क्या हुआ? टैंगवुलिन ने चुपचाप अपना ब्लड गॉड ब्रेसलेट उसे पकड़ा दिया। तुमसे जो 12,000 मेरिट पॉइंट्स उधार लिए थे, पहले वो लौटा देता हूं। बाकी प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। अब मैं ज्यादा फॉर्जिंग काम नहीं लूंगा, लेकिन सोल फॉर्जिंग का काम होगा तो प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। लॉन्ग युक्शुई स्तब्ध रह गई। क्या हुआ? आज तो सिस्टर लू नी बहुत काम लेकर आई थी। टेंगवुलिन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब फॉर्जिंग से कमाए मेरिट पॉइंट से रैंक नहीं बढ़ेगी। अगर प्रमोशन ही नहीं मिलेगा तो इतने पॉइंट्स का क्या करूं? खाना खरीदूं? लॉन्ग युक्षु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अभी तक इस आदेश की जानकारी नहीं थी। टैंग वुलिन ने आर्मी हेडक्वार्टर्स की लाल मोहर लगा आदेश दिखाया। जैसे ही उसने आदेश जारी करने वाले का नाम पढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह उसके फादर का आदेश था। मैं बात करती हूं, कहकर वो भाग गई। टेंगुलिन ने उसे जाते देखा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। ठीक है, फॉर्जिंग से प्रमोशन नहीं मिलेगा तो बैटल से मिलेगा। उसका ब्लड गॉड ब्रेसलेट अपग्रेड हो चुका था। अब उसके मेरिट पॉइंट्स 2 हिस्सों में बंटे थे, एक फॉर्जिंग से, दूसरे एबिसल क्रीचर्स को मारने से। उसने सोच समझकर फैसला किया था कि अब वो सिर्फ सोल फॉर्जिंग या उससे ऊपर का काम लेगा। अगर प्रमोशन नहीं मिलना तो वो अपना समय युद्ध के लिए बचाएगा। शाम ढल चुकी थी जब लॉन्ग युक्शुई लौटी। उसकी आंखें लाल थीं। साफ था कि वो रोई थी। सॉरी वुलिन, मैं उन्हें मना नहीं पाई। उसकी आवाज भर्रा रही थी। टैंगुलिन अभी अभी 2 वर्ड बैटल आर्मर का फाउंडेशन पूरा कर चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, देखो, इतने कम समय में 1 लाख मेरिट पॉइंट्स कमा लिए। आधे तुम्हारे, जो चाहो खरीद लेना। और सोल फॉर्जिंग की वैल्यू ज्यादा है, मुझे प्रैक्टिस भी मिलेगी, शायद और सोल फॉर्जिंग के काम आए। उसने हल्की हंसी के साथ जोड़ा, बस अफसोस है कि हम साथ में रैंक नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम और पॉइंट्स कमाएंगे और तुम्हारे लिए टॉप ग्रेड मेजा बनाएंगे। उसकी मुस्कान में जरा भी शिकायत नहीं थी। लॉन्ग युक्शुई उसे देखती रह गई। उसे अचानक एहसास हुआ, ये लड़का सच में अलग है। मुसीबत आए या रास्ता बंद हो, वो बस आगे बढ़ने का नया रास्ता ढूंढ लेता है। लॉन्ग युक्शु ने सिर उठाकर टांगबुलीन की आंखों में गहराई से देखा। उसके चेहरे पर वही गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वो अपने गुलाबी होंठों को हल्के से काटती हुई बोली, सॉरी। टैंगबुलिन हंस पड़ा। ये ऊपर से आया हुआ फैसला है, आप क्यों माफी मांग रही हैं? लॉन्ग युक्शु की आवाज अचानक बेचैन हो गई। अगर मैं फादर को ये सब नहीं बताती, तो जब तुम मेरिट पॉइंट्स जमा कर रहे थे किसी को पता नहीं चलता। तुम कम से कम मेजर तो बन ही जाते। टैंग वुलिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सर, कोई बात नहीं, मैं अपनी ताकत के भरोसे जल्दी ही मेजर बन जाऊंगा। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके एबिसल केव की लड़ाई में भेज दीजिए। लॉन्ग युक्शु ने तुरंत सिर हिलाया। तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग अब एक्चुअल कॉम्बैट स्टेज में पहुंच चुकी है। हमारी स्पेशल सर्विस को अबिस में जाने की अनुमति है।
मैं तुम्हें कल लेकर चलूंगी। और हाँ, अब तुम्हारे पास अपने मेरिट पॉइंट्स हैं, तो कल हम इक्विपमेंट भी चुन लेंगे। ठीक है। अगली सुबह लॉन्ग युक्षु खुद टैंक वुलिन के क्वार्टर पर आ गई। टैंक वुलिन पर्पल डीमन आइस की कल्टीवेशन पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो सामने दिख गई। वो सच में बहुत गर्मजोशी से भरी लड़की थी। सर, टैंक वुलिन जल्दी से सीढ़ियां उतर आया। चलो मिलिट्री सप्लाईज डिपार्टमेंट चलते हैं। लॉन्ग युक्षु पूरी तरह तरोताजा दिख रही थी, जैसे रात की सारी उदासी गायब हो गई हो। मिलिट्री सप्लाईज डिपार्टमेंट सेना के सारे इक्विपमेंट का केंद्र था। वहां ब्लड गॉड आर्मी के सैनिकों से ज्यादा स्टाफ मौजूद थे। लॉन्ग युक्सू ने अपना ब्लड गॉड ब्रेसलेट दिखाया। हम इक्विपमेंट खरीदने आए हैं। उनके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन खुल गई। लॉन्ग युक्सू समझाने लगी, कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे एबिसल आइसोलेशन शील्ड। इसे पहनकर तुम अपना मार्शल सोल पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, वरना एबिसल प्लेन की डिस्ट्रक्शन ऑरा तुम्हें प्रभावित करेगी। ये बेसिक इक्विपमेंट है, सिर्फ 100 मेरिट पॉइंट्स। असल में फेडरेशन ने इसे बनाने में बहुत रिसोर्सेज खर्च किए हैं। वो बोलते बोलते एक हेडबैंड जैसा उपकरण उठा चुकी थी। फिर सेल्फ डिफेंस के लिए स्पेशल रेक्टिफायर। इसे एक्टिवेट करने पर आसपास की स्पेस थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। अगर गिर जाओ तो भागने का मौका मिल सकता है। और ये स्टेल्थ वेस्ट, इसे पहनकर तुम अपने आसपास अबिसाल ऑरा जैसा फ्लक्चुएशन पैदा कर सकते हो। इससे अबिसाल क्रीचर्स तुम्हें स्पिरिचुअल पावर या ऑरा से पहचान नहीं पाएंगे। पूरी तरह इनविजिबल तो नहीं बनोगे, लेकिन स्पेशल सर्विस के लिए ये जरूरी है। वो एक एक करके टैंगोलिन के लिए सामान चुनती जा रही थी। अधिकतर इक्विपमेंट अबिसाल क्रीचर्स के खिलाफ बना था। टैंगोलिन को स्टेल्थ वेस्ट और अबिसल आइसोलेशन शील्ड सबसे ज्यादा उपयोगी लगे। इनसे वो अपनी ताकत पूरी तरह दिखा सकता था। लॉन्ग रेंज वेपन लोगे? लॉन्ग युक्षु ने पूछा। टैंगवुलिन ने सिर हिलाया। अभी नहीं। हाँ, एक बात, एबिसल क्रीचर्स से लड़ते समय मैचा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, लॉन्ग युक्षी बोली। लेकिन मेचा की ऑरा छिपाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। सब लोग मेचा साथ रखते हैं, पर सिर्फ बहुत खतरे में इस्तेमाल करते हैं। खेरा तोड़ने या दुश्मन को जल्दी खत्म करने के लिए। टैंग वुलिन का दिल कस गया। उसे टीचर मू ये की बातें याद आ गईं। मू ये हमेशा कहते थे, बैटल आर्मर और मेचा साथ मिलकर काम करें तो सोल मास्टर की असली ताकत निकलती है। मेचा बैटल आर्मर की बाहरी परत जैसा हो सकता है। टैंग वुलिन इस सोच से पूरी तरह सहमत था। उसे याद आया, अगर एटलस डूलो के पास रेड मेका होता जो उसके फॉरवर्ड बैटल आर्मर के साथ परफेक्टली मैच करता, तो शायद वो बच जाता। उसके मन में अपने लिए एक शक्तिशाली मेका बनाने का ख्याल और मजबूत हो गया। उसका पुराना येलो मेका अब उसके लायक नहीं था। उसकी अटैक और डिफेंस दोनों कमजोर थी। गोल्डन ड्रैगन बॉडी और बैटल आर्मर की वजह से उसकी डिफेंस तो ब्लैक मेका से भी ज्यादा थी। अब उसे सोचना था, भविष्य में किस दिशा में मेचा बनाना चाहिए। अंत में टैंग वुलिन ने 3 मुख्य उपकरण खरीदे: एबिसल आइसोलेशन शील्ड, स्पेशल रेक्टिफायर और स्टेल्थ वेस्ट, साथ में कई डिस्पोजेबल सोल डिवाइसेस जैसे बॉम्ब्स भी। श्रेक एकेडमी के नष्ट होने के बाद उसे सोल वेपन्स की असली भयावहता समझ आ चुकी थी। गॉड किलर स्तर की फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन ने उसे एहसास दिलाया था कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक हो चुके हैं। अगर बड़ी संख्या में ऐसे हथियार चल जाए तो पूरा ग्रह भी टूट सकता है। बस इतना ही लोगे? लॉन्ग युक्सू ने पूछा। वो छोटा मेचा भी अच्छा है। पर्पल मेचा जैसी ताकत है उसमें। टैंगुलिन मुस्कुराया। अभी के लिए इतना काफी है। लड़ाई के बाद जरूरत पड़ी तो और ले लूंगा। उसने कुल कुछ हजार मेरिट पॉइंट्स ही खर्च किए थे, जबकि उसके पास अब भी दसियों हजार थे। लॉन्ग युक शुए ने प्रॉफिट का अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन शुरुआती इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मांगा। अब मैं तुम्हें एक्चुअल कॉम्बैट में ले जाऊंगी, उसने गंभीर होकर कहा। लेकिन एबिसल पैसेज पहुंचने के बाद हर आदेश मानना होगा, वरना मिलिट्री जस्टिस के तहत सजा मिलेगी। टैंगुलिन ने तुरंत सलाम किया। जी सर। उसे अबिसल पैसेज के बारे में कुछ पता नहीं था। फिलहाल लॉन्ग युक्षू के अनुभव पर भरोसा करना ही सही था। मिलिट्री सप्लाईज डिपार्टमेंट से निकलकर वो ब्लड गॉड आर्मी के पीछे की तरफ गए। बाहर निकलते ही लॉन्ग युक्षू ने उसे स्कीज की एक जोड़ी थमा दी। इस्तेमाल करना आता है? टैंगवुलिन ने कड़वी मुस्कान दी। ज्यादा नहीं। लॉन्ग युक्षुए हंस पड़ी। तुम अपने शरीर पर इतना कंट्रोल रखते हो, जल्दी सीख जाओगे। पैर फैलाकर चलो और धीमा करने के लिए स्कीज को एंगल दो। वो खुद स्कीज पहनकर आगे फिसलने लगी। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हुई थीं। इस इलाके में स्कीइंग सबसे अच्छा तरीका था। टैंग वुलिन शुरुआत में थोड़ा डगमगाया। वो सीधा आगे भाग रहा था, जबकि लॉन्ग युक्सु आसानी से दिशा बदल रही थी। कई बार वो गिरते गिरते बचा, लेकिन अपनी मांसपेशियों पर जबरदस्त कंट्रोल की वजह से उसने खुद को संभाल लिया। सामने बर्फीला मैदान फैला था, समतल और खुला।
टैंगवुलिन तेजी से फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था और सामने लॉन्ग युक्स्यू की चाल की नकल करने की कोशिश कर रहा था। उसके भीतर हल्का सा रोमांच भी था। धीरे धीरे टैंगवुलिन ने अपना संतुलन समझना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दाएं बाएं झुकाकर स्कीज को मोड़ना सीख गया। अब वह अपनी रफ्तार कम भी कर पा रहा था। करीब 10 मिनट तक फिसलने के बाद अचानक आगे से लॉन्ग युक्शु की आवाज गूंजी, सावधान, आगे अबिसल केव है, स्पीड कम करो। वो खुद तो बड़ी कुशलता से स्काइस घुमाकर धीमी हो गई, लेकिन टैंगवुलिन अभी इतना फुर्तीला नहीं था। उसकी रफ्तार जस की तस बनी रही। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर के पास कुछ कस गया है। पता ही नहीं चला कब लॉन्ग यक्षु पीछे आकर उसके कपड़े पकड़ चुकी थी। उसने उसकी मदद से धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम की। आखिरकार दोनों उस विशाल गुफा से कुछ 100 मीटर पहले रुक गए। टैंगवुलिन ने सामने देखा। गुफा का मुंह 3000 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा था, जैसे कोई दैत्य अपना मुंह खोलकर सब कुछ निगलने को तैयार हो। सर, आपकी स्कीइंग स्किल्स कमाल की हैं, टैंगबुलिन ने मुस्कुराकर कहा। लॉन्ग युक्शु ने स्कीज उतारते हुए जवाब दिया, ब्लड गॉड आर्मी में ये बेसिक स्किल है, 2-3 बार आओगे तो खुद ही सीख जाओगे। टैंगबुलिन ने सिर हिलाया। उसके लिए शरीर पर नियंत्रण कोई बड़ी बात नहीं थी। लॉन्ग युक्शु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यही एबिसल पैसेज है, जिस सिमुलेशन में तुमने टेस्ट दिया था वही असली जगह है, बस ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अंदर अबिसल क्रीचर्स भी ज्यादा हैं। मेरे आदेश ध्यान से मानना। अगर मैं पीछे हटने को कहूं तो एक पल भी मत हिचकना, समझे? जी सर। दोनों गुफा के मुंह तक पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था। कभी कभी नीचे से गूंजती हुई डरावनी आवाज आती। आसपास बर्फ खिसक रही थी और विशाल आइसिकल्स लटके हुए थे। गुफा का मुंह सच में किसी दैत्य के जबड़े जैसा लग रहा था। लॉन्ग यक्षु ने अपना दाहिना हाथ सीने पर रखा। तुरंत धातु के टकराने की आवाज आई। उसके शरीर पर धातु की परतें खुलने लगीं और एक छोटा मेचा उसके पूरे शरीर पर चढ़ गया, करीब 3 मीटर ऊंचा, पीछे मुड़े हुए पंखों के साथ। उसके पैरों के नीचे से हवा निकल रही थी, जिससे उसका शरीर हवा में तैर गया। तुम्हारा 2 वर्ड बैटल आर्मर है ना? तुरंत पहन लो, नीचे जाते ही देर मत करना। एबिस आइसोलेशन शील्ड और स्टेल्थ वेस्ट भी एक्टिवेट कर दो। टेंगवुलिन ने तुरंत आदेश माना। उसके सिर पर लगे धातु के रिंग से एक हल्की हवा की परत निकली और उसके चारों ओर फैल गई। स्टेल्थ वेस्ट से एक अजीब सी लहर निकल रही थी, जैसे अबिस प्लेन की ऑरा की नकल हो। उसने मन में सोचा, एक्टिवेट। क्षण भर में सुनहरी बैटल आर्मर के टुकड़े उसके शरीर पर प्रकट हो गए। जब उसके पीछे विशाल गोल्डन ड्रैगन विंग्स फैल गए तो बर्फीले मैदान पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। लॉन्ग यक्षु कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध रह गई। वाह, तुम्हारा आर्मर तो कमाल है। मैंने कई 3 वर्ड आर्मर देखे हैं जो इतने प्रभावशाली नहीं लगे। वापस चलकर मेरे लिए भी मेटल फॉर्ज करना। मैं भी जल्दी 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहती हूँ। फिर ये मिनी मेचा नहीं पहनना पड़ेगा। जरूर, टैंगुलिन ने तुरंत कहा। उसका आर्मर साधारण नहीं था। 3 अलग अलग अलॉय से फ्यूज करके सोल फॉर्जिंग किया गया था। ऊपर से उसमें अतिरिक्त कोर सर्किट्स उकेरे गए थे। उसका मजबूत शरीर ज्यादा एनर्जी सह सकता था, इसलिए उसका एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट भी साधारण 2 वर्ड आर्मर से कहीं ज्यादा था। टैंग वुलिन ने सोल पावर से अपने पंख फैलाए और हवा में तैर गया। उसकी आर्मर की सुनहरी परत बर्फ पर चमक रही थी। लॉन्ग युक्शु का मिनी मैचा उसके सामने फीका लग रहा था। चलो, उसने हल्की ईर्ष्या छिपाते हुए कहा। मन ही मन सोचा, श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का लीडर सच में अलग है। दोनों एक साथ गुफा में कूद गए। लॉन्ग युक्षु दीवार से सटकर स्पाइरल में नीचे उतर रही थी। नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्स की रोशनी चमकी। उनके ब्लड गॉड ब्रेसलेट चमक रहे थे। ये पहचान की जांच थी तो लॉन्ग युक्षु पहले बता चुकी थी। ब्लड गॉड आर्मी ने इस एबिसल पैसेज के चारों ओर वर्षों की मेहनत से एक अभेद्य डिफेंस सिस्टम बनाया है। अगर एबिसल क्रीचर्स बाहर निकलने की कोशिश करें तो तुरंत भारी हमला झेलेंगे। यही अंतिम रक्षा पंक्ति थी। दोनों नीचे लगे विशाल जाल पर उतरे। टैंग बुलिन ने पहले पूछा था, अगर इस जाल के नीचे जाओ तो? लॉन्ग योक्सू ने बताया था, असल एबिसल पैसेज पहले और गहरा था। बड़े एबिसल क्रीचर्स वहीं से निकलते थे। बाद में शक्तिशाली लोगों ने मिलकर उसे सील कर दिया। अब सिर्फ छोटे पैसेज बचे हैं। अंदर हमेशा 2 बटालियन तैनात रहते थे। ब्लड गॉड आर्मी छोटी जरूर थी, पर उसकी लड़ाई क्षमता बेहद ऊंची थी। यहीं से वर्षों से डुलू कॉन्टिनेंट को बचाया गया था। इस बार लॉन्ग यक्षु आगे चली। अंदर पूरा अंधेरा नहीं था। कुछ कुछ दूरी पर रोशनी लगी थी। ये सेफ जोन था। चेक पॉइंट पर ब्लड गॉड ब्रेसलेट का सिग्नल दिखाते ही उन्हें अंदर जाने दिया गया।
आगे बढ़ते हुए वे पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। चारों तरफ मेटल की दुनिया, सोल डिवाइसेस, हथियार, आराम करने के लिए मेटल रूम। लॉन्ग योक्शु ने धीमे से कहा, अभी सैकड़ों एबिसल पैसेजेस हैं, उनमें से 36 हाई रैंकिंग हैं, जिनसे ज्यादा खतरनाक क्रीचर्स निकलते हैं, जैसे मो मेई, जिसे तुमने देखा था। वो तो सिर्फ लार्वा था। अगर एडल्ट होता तो टाइटल डुलुओ भी परेशान हो जाता। और वो टॉप ग्रेड में सबसे छोटा स्पीसीज है, कहते हैं एबिसल क्वीन भी उसी क्लैन से थी। टैंगवुलिन ने पूछा, तो हम किस रास्ते जा रहे हैं? पैसेजेस 4 ग्रेड के हैं, ग्रेड एस, ए, बी, सी। और पहली बार आए हो तो ग्रेड सी जाएंगे। ये संकरे होते हैं, इनमें से आने वाले क्रिएचर्स कमजोर होते हैं। तुम्हारे लिए सीखने का अच्छा मौका है। ठीक है। बेस से कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद लॉन्ग यूशुए उसे लेकर एक संकरे पासेज की ओर बढ़ी, जो बस एक आदमी की ऊंचाई जितना था। टांग वू लिन ने गहरी सांस ली, अब असली अबिस शुरू होने वाला था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।